हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ लीगल हिस्ट्री, और जिसे हम आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं, जिसका कोड है 205 या 2005। आज मैं आपको कराने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको लीगल हिस्ट्री के ऑल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब से पहले काफ़ी करा रखे हैं, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। भाई, आप एक बात तो ये समझ लो, ये इन दोनों नामों से आ सकता है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इस नाम से ये आ सकता है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन की ज़्यादा खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा 20 नंबर में पूछा जाता है। दूसरी बात, अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपरों को उठाया जाए तो यह क्वेश्चन 7 से 8 बार आपके प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है। ये अगर पिछले 10 वर्ष के पेपर देखें तो 10 वर्ष में कम से कम 7 से 8 बार आया है, और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव रहा है वो विस्तृत प्रश्न पे रहा है। इस प्रभाव की दृष्टि से यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम किसी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर की सेटिंग देखते हैं, उसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो वहाँ इसने अपना दबदबा बना रखा है, और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। और एक बात बताऊँ, 1935 के जो अधिनियम हैं, जो कानून हैं, वो भारत में आज भी लागू हैं। जब हमारा संविधान बना था तो इसके द्वारा जो लागू नियम हैं वो आज भी हमारे कुछ हद तक चल रहे हैं। ठीक है, तो 1935 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को बड़ी ही शिद्दत के साथ देखना, सोच समझ के देखना, और थोड़ा ध्यान से देखना, धैर्य बना के, पेशेंस बना के। अगर आपने इस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपका लक अच्छा है और आपने इस पे अच्छे से मेहनत की है तो आपके कम से कम 30 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 20 नंबर में ज़्यादा बार आता है और 10 नंबर में भी इसका दबदबा बना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट बनाया है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन की जो लेंथ है बहुत ही शॉर्ट करी गई है। ये क्वेश्चन जो है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसको मैंने काफ़ी शॉर्ट बनाया है। ठीक है, और क्वेश्चनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कोई सा नहीं बनाया है, क्योंकि इसकी जो खासियतें मैंने आपको वो दी हैं, और ये आपके लिए आगे तक की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वेश्चनों में से एक होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अच्छे से तैयार करना। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक कहीं पे शेयर नहीं किया है अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंडों को, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल से अच्छी नॉलेज मिलती है, और आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है, और आपको लगता हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके लिए हम आपसे पहले थैंक यू बोलते हैं प्यारा सा। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम
इसे समझते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की उन धाराओं की विवेचना जो संघीय सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, पहले तो ये बन जाता है। वे प्रावधानों का वर्णन संबंधित हैं, वे प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई बहनों, और मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं। इसका उद्देश्य भारत में एक संघात्मक राज्य की स्थापना करना था। भारत में इसका सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था वो संघात्मक राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसे पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना अब भी एग्जाम में। संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों व चीफ कमिश्नर प्रांतों के सदस्य बनाए गए। संघ में जो 1935 का संघ था, संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत यानी जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कब्जा कर रखा था, जो उनके प्रांत थे वे, और चीफ कमिश्नर प्रांतों के, जो चीफ कमिश्नर के अंडर में आते थे, उन प्रांतों के सदस्य बनाए गए। भारतीय प्रांतों से 11 और कमिश्नर प्रांतों से 6 सदस्य थे। ध्यान रखना, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, भारतीय प्रांतों से 11 सदस्य और कमिश्नर प्रांतों से 6 सदस्य थे। सभी भारतीय नरेशों को संघ सरकार में सदस्य बनने वे अपने अधिकार सरकार को सौंपने का विकल्प दिया। सभी भारतीय नरेशों को, नरेश होते थे राजाओं को, संघ सरकार में सदस्य बनने मतलब उनको एक निमंत्रण दिया कि आप या तो संघ सरकार के सदस्य बन जाओ या अपने अधिकारों को सरकार को सौंप दो। ये दोनों ही विकल्प उनको दिए गए, या तो सदस्य बन जाओ या अपने अधिकार को सौंप दो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चीज को याद रखना अच्छे से। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं ये थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 4 नंबर में, 10 नंबर में 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो 4 नंबर में आप इसे लिख देना। 10 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा और बढ़ा के पूछ लेगा आपसे। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय प्रशासन में दोहरे शासन का आरंभ। केंद्र का जो प्रशासन था उसमें दोहरे शासन का आरंभ। दोहरे शासन दोहरे शासन व्यवस्था प्रांतों से हटकर केंद्रों में लागू की गई। दोहरी शासन व्यवस्था प्रांतों से हटाई गई और केंद्रों में लागू की गई। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल की। यह एक उच्च स्तरीय पद था, सबसे उच्च स्तरीय पद था। इस पद पर नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी। जो क्राउन होते थे उनके द्वारा गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति की जाती थी। इसको 2 रूपों में कार्य संभालना होता था, संघीय कार्यपालिका के रूप में, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में। देखो, क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था तो क्राउन के भी कार्य होते थे, उनको भी देखभाल होती थी, तो ये क्राउन के कार्यों को भी देखता था, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था और संघीय कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करता था। तो ये था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल एक उच्च स्तरीय पद था। ये क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था और ये संघीय व्यवस्था कार्यपालिका और क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। 1935 के अंदर ही मंत्रिपरिषद आता है। मंत्रिपरिषद सुरक्षित विषयों पर गवर्नर स्वयं अपनी 3 सदस्य काउंसिल से प्रशासन करता था। सुरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल स्वयं अपनी 3 सदस्य काउंसिल से प्रशासन करता था। आगे चलते हैं। यह भारतीय सचिव के प्रति उत्तरदायी होता था। ये जो मंत्रिपरिषद है ये भारत का जो प्रतिनिधि होते थे उनके प्रति उत्तरदायी होते थे, उनकी
बातें मानते थे। हस्तांतरण विषयों का प्रशासन विधानमंडल के सदस्य के सहयोग से करता था। हस्तांतरण विषय जो बदलने वाले विषय होते थे का प्रशासन विधानमंडल के सदस्य के सहयोग से करता था। कौन? मंत्री परिषद करता था। विधानमंडल सदस्य जनता द्वारा चुने जाते थे। विधानमंडल के जो सदस्य होते थे वो जनता द्वारा चुने जाते थे। इनकी संख्या 10 थी। किनकी संख्या? विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 10 थी और बहुमत दल के सदस्य थे। ठीक है, इनका जो दल था वो कौन सा था? बहुमत दल। ये मंत्री परिषद हो गया और ये हो तुम्हारा गवर्नर जनरल हो गया। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, इन नोट्सों को अच्छे से बनाना। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लक ही खराब है तो वो दूसरी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्व सहायक। राजस्व सहायक तीसरे नंबर का पॉइंट है। पहला था गवर्नर जनरल, दूसरा था मंत्री परिषद, तीसरा है राजस्व सहायक। राजस्व सहायक की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को था। गवर्नर जनरल जो था वो राजस्व सहायक की नियुक्ति करता था। इसकी नियुक्ति राजस्व संबंधी कार्यों में सहयोग देने के लिए की जाती थी, होती थी, करते थे। कुछ भी अपने आगे लिख सकते हो या इतने छोड़ देना। इसकी नियुक्ति राजस्व संबंधी कार्यों में सहयोग देने के लिए। राजस्व होता है जैसे कोई टैक्स वसूल करना, धन की देखभाल करना, राज्य की आय व्यय के इन सारे खर्चों को देखने वाला जो अधिकारी होता था, राजस्व सहायक अधिकारी। ठीक है, गवर्नर द्वारा सौंपे गए धारा 12 के दायित्वों में सहयोग करना। जो गवर्नर जनरल द्वारा धारा 12 के जो दायित्व दिए थे उनमें सहयोग करता था। कौन? राजस्व सहायक पदाधिकारी। ठीक है, राजस्व व साख की जिम्मेदारी। इसका जो कार्य क्या होता था? एक तो राजस्व की जिम्मेदारी होती थी, दूसरी साख की जिम्मेदारी, ये इस पे जिम्मेदारियां होती थी। अब चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा विधानमंडल। देखो पहले पे था गवर्नर जनरल, ध्यान रखना इस बात को। पहले पे कौन था? गवर्नर जनरल। बता दूं एक बार, गवर्नर जनरल था। दूसरे पे था मंत्री परिषद, तीसरे पे था आपका राजस्व सहायक और फोर्थ नंबर पे है आपका विधानमंडल। इस तरीके से है। ठीक है, और अच्छे से याद करना भैया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखोगे ना आपके भाई बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। विधानमंडल, अब विधानमंडल को देखते हैं। विधानमंडल दो जगह होता था, राज्य परिषद और विधानसभा। जो विधानमंडल था उसको दो जगह बांटा गया था, राज्य परिषद और विधानसभा। इसके जो सदस्य होते थे, सदस्य संख्या 560 होती थी। किसकी? राजस्व परिषद की जो संख्या थी वो 560 थी। और इसमें जो ब्रिटिश भारतीय का मतलब होता है जो ब्रिटिश लोग थे और जिन्होंने भारतीय स्थानों पर कब्जा कर रखा था, उसके जो अधिकारी होते थे, उसके जो सदस्य होते थे, अंग्रेज होते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज जिन्होंने भारतीय स्थानों पर कब्जा कर रखा था उन्हें कहते थे ब्रिटिश भारतीय। इनकी जो संख्या थी वो 100, इसमें जो ब्रिटिश थे वो 156 होते थे और जो भारतीय रियासत के जो सदस्य थे वो 104 होते थे। इसमें बात करते हैं सदस्यों की संख्या। विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 375 थी और जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश भारतीय, उनकी जो संख्या थी 250 थी और देसी रियासतों की जो संख्या थी वो 125 थी। ठीक है, आप इसी तरीके से वहां पे ये बनाना है आपको। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही वहां पे बनाना है। लेकिन मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन आपको अपनी अच्छी राइटिंग में वहां पे लिखना है। ठीक है, प्रांतों के स्वशासन का आरंभ। प्रांतों के
स्वशासन का आरंभ। गवर्नर प्रांतीय स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। प्रांतीय स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी गवर्नर। मंत्रिपरिषद, यहां पर देख लेना इस हेडिंग को, प्रांतों के स्वशासन का आरंभ, ध्यान रखना, गवर्नर, प्रांतीय स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रिपरिषद, प्रत्येक प्रांत में एक मंत्रिपरिषद का गठन। प्रत्येक प्रांत में, जितने भी प्रांत थे, प्रत्येक प्रांत में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। जो मंत्रिपरिषद थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? विधानमंडल। और विधानमंडल के अंदर कौन कौन आता था? राज्य परिषद और विधानसभा, ये दो आते थे। राज्य परिषद आती थी और एक विधानसभा आती थी। और ये किसके प्रति उत्तरदायी रहता था? इसके प्रति कौन उत्तरदायी रहता था? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी रहता था विधानमंडल के, ठीक है। गवर्नर कार्य में परामर्श व सहयोग देता था। गवर्नर के जो कार्य होते थे उनमें ये अपने परामर्श देता था, अपने सुझाव देता था, अपनी सलाह ये देता था गवर्नर जनरल को। कौन? मंत्री परिषद। आ गया था प्रांतीय विधानमंडल। अधिनियम के अंतर्गत 6 द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना। प्रांतीय विधानमंडल, ध्यान रखना भैया इन चीजों को। अधिनियम, यहां पे देखो मैं मम्मी आएगी, मैं मम्मी यानी मैं। अधिनियम, मैं मछली, यहाँ पे। अधिनियम के अंतर्गत 6 द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना। दूसरा, असम, बिहार, देखो बिहार देखो 2 बार हो गया है, इतना समझदार चल रहा है दिमाग आजकल हमारा। इसे काट दो, एक बिहार को, बिहार एक ही है तो एक ही रहने देंगे हम। असम, बिहार, बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश, तो ये 6 प्रांत थे। इसे गिनते हैं। असम 1 2 3 4, इसमें एक और रह गया है। इसमें क्या आएगा? ये इसमें आएगा तुम्हारा बंगाल। यहां से बिहार को काट के यहां पे डालेंगे बंगाल। फ्लूट लगा के, कभी भी आप फ्लूट लगाओ तो ऐसे फ्लूट लगा के कर देना चाहिए, ठीक है। फ्लूट लगा के ऐसे उसे क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे एक जो प्रांत वो छूट गया है, वो है बंगाल का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंगाल। अधिनियम के अंतर्गत 6 द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की, जहां पे 2 सदन थे। असम, बिहार, बंगाल, बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश, ठीक है। विधानसभा के नाम से 5 प्रांतों में एक सदन की स्थापना। विधानसभा के नाम से 5 प्रांतों में एक सदन की स्थापना। इनका चयन, किनका चयन? जो विधान परिषद मंडल के जो अधिकारी होते थे, जो हो, इनका चयन धर्म, जाति, लिंग या व्यवसाय के आधार पर होता था। प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य होते थे उनका जो चयन होता था वो धर्म के आधार पर, जाति, लिंग या व्यवसाय के आधार पर होता था। आगे पॉइंट है, राज्य परिषद को स्थायी व विधान सभा को अस्थायी रखा गया। राज्य परिषद को स्थायी व विधानसभा को अस्थायी रखा गया। चुनाव 5 वर्षों के बाद होते थे। इनके जो चुनाव होते थे विधानमंडल के, प्रांतीय विधानमंडल के जो चुनाव होते थे वो प्रत्येक 5 वर्ष पे होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य सचिव की काउंसलिंग को विघटित करके उसके स्थान पर कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 6 सलाहकारों की नियुक्ति करने का भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया। भारतीय राज्य सचिव की काउंसलिंग का विघटन, इसमें क्या था? भारतीय राज्य सचिव की काउंसलिंग को विघटित करके
उसके स्थान पर कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 6 सलाहकारों की नियुक्ति करने का भारतीय सचिव को क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसके बाद आता है संघ न्यायालय की स्थापना। संघ न्यायालय की स्थापना सन 1937 में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संघ न्यायालय की स्थापना की गई। सन 1937 में दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में संघ न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 6 सहायक न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 6 अन्य न्यायाधीश इसके सलाहकार होते थे। केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच, यहाँ पे देखो ये जो हाइलाइटर से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे सरकार लिख रहा है, ये सरकार। केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच विवादों को तय करना, परामर्शदात्री जनहित संबंधी उन मामलों में सलाह देना जिनमें गवर्नर जनरल मांगे। किसका कार्य था? संघ न्यायालय का यह कार्य था। इसके बाद आपको एक अपनी तरफ से एक निष्कर्ष लिखना है कि 1935 की जो कार्य व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, जो कार्य प्रणाली है, जो शासन व्यवस्था है, वो कैसी थी। अपने शब्दों में वहाँ पे 5 से 6 लाइनों में अपने विचार रख देना। इसको अच्छे से याद करना है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा और इसके जो निष्कर्ष हैं आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। मैं निष्कर्ष इसके आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और अपने मत, यानी निष्कर्ष होता है आपको इससे क्या समझ में आया, ये इसने किस प्रकार उस समय में कार्य करा था, कितना अच्छा करा था, क्या कमियां थी, अपने विचार इसमें लिख देना। अब बताना कि ये कितना फायदेमंद था, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बस एक छोटा सा काम करना है। अगर आपके पास यूनिक हो या कोई आपके पास एक्ट हो या आपको और किसी तरीके से आपको इसकी नॉलेज लेनी है तो इसके बारे में हल्की सी आलोचना आप पढ़ लेना, आलोचना। नहीं तो आपके लिए ये ही काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप जितना मैंने कराया है और निष्कर्ष और लिख दोगे, आपके 20 में से कम 15 प्लस नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से आप लिखते हो तो 50 प्लस नंबर आपके इस क्वेश्चन में आने वाले हैं। और आप पेशेंस रख के इस पर बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही मतलब सागर में गागर भरने का मैंने कार्य किया है, ठीक है। और देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर वीडियो नहीं डालते हो, वीडियो जल्दी डालो जल्दी डालो। तो भैया एक वीडियो को बनाने के लिए अगर हम 30 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को बनाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। वीडियो बनाना 30 मिनट की, फिर उसे 30 मिनट अपलोड करने में, 30 मिनट डाउनलोड करने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में, टैग से लिखने में और थंबनेल बनाने में, फिर उसे चेक करने में, ठीक है ना। इस सारे प्रोसेस के बाद जब ये वीडियो आपके पास आती है, ठीक है ना, और फिर YouTube लेता है कम से कम 30 मिनट। इसे YouTube भी चेक करता है वीडियो सही है या गलत है, कोई गलत बात तो हम नहीं बोल रहे हैं या कोई गलत चीज़ तो हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं YouTube पे। फिर 30 मिनट ही YouTube चेक करता है, जितने मिनट की वीडियो है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है, ठीक है। तो इसलिए भैया एक एक वीडियो को कई कई घंटे लग जाते हैं बनाने में। तो आप पेशेंस रखा करो। मैं इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, परेशान ना होइए। कोशिश करूँगा मैं भी जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है जल्दी करा दूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक कहीं पे शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ भाइयों बहनों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। और आपको अगर हमारी वीडियो से लाभ हो रहा है, हमारे चैनल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है और आपको कुछ स्पेशल और अच्छी नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छे से हमको सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।